तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर की। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को कामयाब बनाया है। फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया है और दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसी के साथ साथ हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार दिया है। दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन इलाके में अभी भी जारी है। बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। लगातार आला अफसरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी के मामलों को कम करने की कोशिश में फौज पूरी कोशिश कर रही है। इसी जिम्न में आज आपको बता दें कि फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, तलाशी ली जा रही है। तो आपको बता दें, फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तान के एक दहशतगर्द को मार गिराया है। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। समीर इस वक्त हमारे साथ मजीद तफसीलात के साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बताइएगा क्या कुछ कार्रवाई हुई और इस वक्त फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाना बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये कुछ टाइम के बाद फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है उसको कोशिश की गई थी। कई मिलिटेंट्स का एक ग्रुप था जिनको इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश थी, घुसपैठ करवाने की कोशिश थी। मेंढर एरिया है, तहसील मेंढर है पुंछ में, वहाँ सब डिवीजन है बालाकोट सेक्टर, वहाँ की बिम्बर गली एरिया में, जो कि राजौरी और पुंछ के बीच का एरिया है, वहाँ बहुत टेरेन इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे घने जंगलों क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ घने जंगल पहाड़ है, बहुत टेरेन और बहुत ही मुश्किल तरीन रास्ता है ये। लेकिन हमने देखा कि पहले भी वहाँ पे घुसपैठ की कोशिश बहुत बार हुई है और आज फिर रात को घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको आर्मी ने नाकाम कर दिया। एक जो मिलिटेंट है, जो घुसपैठ है, इन्फिल्ट्रेटर है, उसको मार गिराया गया। उसको उसकी बॉडी रिकवर हुई है। कुछ आर्म्स और एम्युनिशन रिकवर हुई है। आर्मी का ये कहना है कि कुछ और टेररिस्ट भी थे इस ग्रुप में जो कि वापस भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने वो वापस पाकिस्तान की तरफ से गए। लेकिन ये जो मिलिटेंट मारा गया ये पाकिस्तान का है और उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी पुलिस और आर्मी जाहिर नहीं कर रही। लेकिन फिलहाल पूरा इलाका जो है बिम्बर गली का इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजाम और सख्त कर दिए गए हैं। पूरे एरिया को सील किया गया है और जगह जगह पे जो है वहाँ पे तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि हो सकता है आर्मी को ये लग रहा है कि हो सकता है कुछ मिलिटेंट जो है वो घुसपैठ करके कहीं उन जंगलों में और उस इलाके में घुस न गए हो या हाइड आउट उन्होंने बनाए ना हो। तो उस सब चीज का किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और पूरे इलाके को सील करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपने सही कहा, एक बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को और आर्मी को, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन का है हमें ये यहाँ पे देखना है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आईबी हो, वहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो फौज है उन्होंने कई टाइम से जो है 25 फरवरी से वहाँ पे सीज फायर लगाया हुआ है। लेकिन उसकी आड़ में घुसपैठ अभी भी जारी है। हालांकि मैंने कहा कि कुछ दिन पहले तक कुछ महीने से वहाँ कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर और आईबी पर। ड्रोन ये जो हमले हुए थे उनको छोड़ के, ड्रोन की जो मूवमेंट थी उसको छोड़ के जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स है उनमें कमी आई है। लेकिन फिर आज फिर एक बार पाकिस्तान ने ये हरकत की है, नापाक हरकत की है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है आर्मी ने और एक मिलिटेंट को मार गिराया है। तो एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश से बाज नहीं आता है। वहीं जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पाकिस्तानी दहशतगर्द मार गिराया गया है और कुछ और मिलिटेंट के छुपे होने की अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। समीर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। सन 1949 को आज ही के दिन मुल्क ने नए दस्तूर को अपनाया था। मसौदा साज कमेटी ने 2 साल 11 महीनों और 18 दिन की अनथक मेहनत से दस्तूर का मसौदा तैयार किया था। मसौदे पर बहस व मुबाहिसे हुए, तरमीमात हुई, जिसके बाद दस्तूर असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को नए दस्तूर को इख्तियार कर लिया। इसी मुनासिबत से आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। अहम तकरीब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद होगी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि कांग्रेस ने सेंट्रल हॉल में होने वाली तकरीब में शामिल न होने का फैसला किया है। तो मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, अहम दिन होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस ने क्यों बायकॉट किया है? देखिए, कल देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय समिति की जो स्ट्रेटेजी कमेटी है उसके तमाम नुमाइंदे वहां मौजूद थे। उस बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि आज जो केंद्र सरकार की तरफ से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहते हैं, उस कार्यक्रम पे सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दलील दी जाए, जैसा सूत्रों ने बताया कि सिर्फ सरकार की तरफ से ये एक शो ऑफ किया जा रहा है। संविधान को लेकर कहा गया कि संविधान के लगातार संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है और यही वजह है कि कांग्रेस इसका बायकॉट करेगी। और साथ ही साथ जो समान विचारधारा वाले पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, लेफ्ट हो और टीएमसी हो, उनसे बातचीत की जा रही है कि वो आज के कार्यक्रम का बहिष्कार करें। जी, तो रवि सिसोदिया, बात कही जा रही है, तो क्या कांग्रेस के अलावा और किसी पार्टी के प्रोग्राम में ना शामिल होने की अभी तस्दीक हुई है या नहीं? देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आरजेडी और लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ में रहेगी, जो इस कार्यक्रम को बायकॉट करेगी। जहां तक टीएमसी का सवाल है, टीएमसी को भी कांग्रेस की तरफ से अप्रोच किया गया था और उनसे बात की जाती है कि जो विपक्षी एकता है वो पहले दिखाई जाए, क्योंकि 29 तारीख से संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस जो तमाम विपक्षी दलों को अप्रोच कर रही है और आज एक ऐसा मसला जिस मसले को लेकर वो दिखाना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी एकजुट है और यही वजह है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और जयराम रमेश, इन तीनों को पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई थी कि वो तमाम नेताओं से बातचीत करें, विपक्षी दलों से, और इस मसले को लेकर वो समझाएं कि आज की जो बैठक है उसका बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल, तो जिस तरीके के मुख्तलिफ वाकयात इन दिनों मुल्क में पेश आया, उसके नतीजे में लगातार अपोजिशन पार्टी मरकजी हुकूमत पर निशाना साधती रही है। ये भी इल्जाम लगाए जाते रहे हैं कि जो मरकजी हुकूमत है वो आइन को नहीं मान रही है, ना ही उसके मुताबिक तमाम तर कार्रवाइयां कर रही है। रवि सिसोदिया, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे किसान तहरीक की। तो कई मांगों को लेकर किसान तहरीक को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद दिल्ली की सरहदों पर जमा होगी। तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने पर किसानों ने मुल्क भर में प्रोग्रामात का इनेकाद करने का मंसूबा बना रखा है। रैलियां, धरने और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो की कॉल दी है, जिसके तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। तवक्को है कि हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की सरहदों पर पहुंचेंगे। किसान गुज़िश्ता 1 साल से दिल्ली की 3 सरहदों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। मरकज के 3 नए ज़रई कवानीन के खिलाफ यह एहतजाज गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को आज ही के दिन दिल्ली चलो प्रोग्राम से शुरू हुआ था। हालांकि मरकज ने हाल ही में तीनों ज़रई कवानीन को मनसूख करने का ऐलान किया है, जिसे बाद में मरकजी काबीना में भी मंजूरी मिली है। 1 साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की कि 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें शुद्ध नहीं ले रही, उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कांदे कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर ले। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू करे। ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाह मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। वो तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से, उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है। रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाने। आगे तो अभी तो आंदोलन चल रहा है। अभी तो भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते तो वो तो बगैर बात के कैसे समाधान निकल जाए। भाई बात तो करें कुछ।
तो आपने देखा है कि आज 26 नवंबर है और किसान तहरीक का 1 साल मुकम्मल हो गया है। 26 नवंबर को ही गुज़िश्ता साल तमाम सरहदों की तरफ से पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो और हरियाणा हो, वहां के किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया था। बड़ी लंबी लड़ाई किसानों ने 1 साल तक लड़ी है। ज़राई कवानीन, जब हुकूमत ने ज़राई कवानीन का जो लॉ था वो लागू किया था, उसके बाद से किसानों का जो ये तहरीक थी वो शुरू हुई थी। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, काफी लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी और अब बड़ी कामयाबी के साथ ही 1 साल पूरा हुआ है, ज़राई कवानीन वापस हो गए, लेकिन अभी भी जो किसानों की जंग है वो जारी रहेगी। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से किसानों की ये लंबी लड़ाई थी, करीब 1 साल चली। आज 1 साल पूरा हो गया है। किसानों का जो प्रदर्शन था, चूंकि किसानों का आज चूंकि 1 साल पूरा हो गया है, तो किसान फिलहाल इसे 1 साल की वर्षगांठ के रूप में आज इसको मनाएंगे। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल तैनात हैं, मुस्तैद हैं। चूंकि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के दोनों जो जवान हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं कि किसी भी प्रकार से अगर किसानों के द्वारा दिल्ली जाने की कोशिश की जाए तो उनको बॉर्डर पर रोका जाए। हालांकि किसानों की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि फिलहाल सरकार की तरफ से जो बिल वापस किया गया है उस बिल से नहीं, एमएसपी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग बिजनौर से भी आज सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सरकार ने बिल वापस कर लिया, प्रदर्शन का 1 साल पूरा हो गया, अब क्या आप लोग वापस घर जाएंगे? जब तक एमएसपी पे कानून की गारंटी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं। एमएसपी पे कानूनी गारंटी चाहिए। बिजली एक्ट 2020-21 जिसमें 2 पशु से ज्यादा रखने का किसानों को अधिकार नहीं, और 2 पशु से ज्यादा अगर रखता है तो कमर्शियल कनेक्शन थोपा जाएगा। जो किसान हमारे 750 शहीद हुए उन किसानों के लिए मुआवजा, और जिन किसानों का मुकदमे इस 1 साल के आंदोलन में हुए, 10,000 मुकदमे हमारे खिलाफ आंदोलन। सरकार तो ये कह रही है कि अब आप लोगों का एक मांग मान लिया, आप लगातार मांग मनवाते जा रहे हो। नहीं, लगातार एमएसपी तो शुरू से ही थी। इस बिल के वापसी के साथ ही एमएसपी की मांग थी। एमएसपी तो पहले भी था, तो आप लोग कोई प्रदर्शन नहीं? हाँ, एमएसपी था, लेकिन कानूनी मांग थी वो हमारी पहले से चली आ रही है। कानूनी मांग हमारी पहले से चली आ रही है। हम चाहते हैं एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी पे खरीद कौन रहा? तो एमएसपी एक बड़ा सवाल अब हो गया है। हाँ, एमएसपी का सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए एमएसपी अभी तक जो है सरकार का आदेश होता है। हाँ। और वो सरकार का आदेश है, सरकार ने आदेश कर दिया, उस पे भी जो है बहुत कम किसानों के जो है फसल बिक पाती है, मात्र 6%। तो सुशील पांडे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसानों के जो मुतालबात हैं उनकी फहरिस्त अभी भी लंबी है। हालांकि जिस तरीके से एक बड़ा जो मसला फंस रहा था ज़राई कवानीन को लेकर, वो तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अब किसान एमएसपी पर ज्यादा बात करने लगे हैं। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई हमलों की आज 13वीं बरसी है। शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को 10 मसलहा हमलावरों ने मुंबई में मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए थे। 3 रोज तक शहर खौफ और दहशत की गिरफ्त में रहा। इन हमलों में 9 हमलावर समेत 160 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिसमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल थे। जिंदा बचने वाले वाहिद हमलावर मोहम्मद अजमल कसाब के खिलाफ अदालत में तवील मुकदमा चला। उसे मौत की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दे दी गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज 26/11 हमले की बरसी है और इस मौके पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तमाम जो 160 लोग शहीद हुए थे उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, 3 रोज तक मुंबई ने जिस तरीके के माहौल में, दहशत में वो रोज गुजारे थे, आज उनको वैसे तो रोज ही याद किया जाता है, लेकिन आज उसकी बरसी है। क्या कुछ मुंबई में वो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है?
देखिए, ये जो 13 साल बीते हैं ये आज भी लोगों को याद है। मैं ऐसा एक पल भी नहीं हुआ कि जब ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि ये इंडिया के जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है कि जब 10 लोग पाकिस्तान से आते हैं और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और लोगों को मार देते हैं। ये अपने आप एक अनोखी घटना थी। अब तक लोगों को यकीन नहीं कि इतने दिन बीत चुके हैं। कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये पहला हमला हुआ था CST पर करीब रात 9:30 बजे, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई थी AK-47 के जरिए, जिसमें 52 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद एक ब्लास्ट होता है विलेपार्ले में टैक्सी में, वहाँ पे पैसेंजर्स और ड्राइवर्स मारे जाते हैं। इसके बाद जो आतंकी है वो घुसते हैं नरीमन पॉइंट के उन इलाकों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड था, खास करके ताज होटल है, ओबराय होटल है, नरीमन हाउस है, इन ट्राइडेंट होटल है, इन सभी इलाकों की तरफ जाते हैं, कैफ़े लियोपोल्ड है, इन सब जगह पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और यहाँ पे कई लोग मारे जाते हैं। इस पूरी घटना में 18 सुरक्षा कर्मियों के साथ 166 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। ये मामला कई दिन तक चला, यानी कि जिस तरह से आतंकियों ने हमला किए थे और पूरा पुलिस बल इसमें लगा हुआ था, NSG के कमांडर यहाँ पहुँच चुके थे और ये 29 तारीख को सुबह 9:30 बजे जो आखिरी आतंकी था वो मार दिया गया, यानी कि 9 आतंकियों को मारा गया था और एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया था, अजमल कसाब, जिसे फांसी दी गई बाद में काफ़ी दिनों के बाद। और ये 13 साल जैसे से बीतते गए, लोग आज भी उसे गम के तौर पे देखते हैं कि कई बड़े ऑफिसर्स। बहुत बुरा लम्हा था वो पूरे मुंबई के लिए, बहुत भयानक यादें हैं। ऐसे में वसीम अंसारी 13 साल हो गए हैं, अब लोग इस हादसे के बाद से किस तरह से उभर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को गंवाया था और जिनकी मौत हुई थी। देखिए, ये 13 साल जो लोगों ने अपने करीबों को गंवाया था उनमें एक गम और माहौल आज भी है। जब ये दिन आता है तो ये ताज़ा हो जाते हैं और भी जिस तरह से कई चीज़ों के पहलुओं पर वो ध्यान देते हैं और कई बातों को अपने ज़रिए लोगों तक बताने की कोशिश, किस तरह से एक पूरा माहौल उस दौरान था। जिस तरह से ताज होटल के एक वाक़या है कि वहाँ पे काम करने वाला एक कर्मचारी जो बगल के ही बस्ती में रहता था, जब वॉक करके उस दौरान वो शाम में जा रहा था, 10 लोग जब बोट से वहाँ से उतर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार वो 10 आतंकियों को देखा था। उन्होंने उससे पूछा भी था कि आप कौन है, तो उसको लड़कों की उम्र बताई जा रही थी, उन्होंने बताया था 20 से 22 साल है। और उस दौरान जब वो वहाँ से निकलते हैं और ताज में जाके फायरिंग करते हैं, फिर एक जिस तरह से कई ऐसे घटनाएं हैं जहाँ पे हमने देखा है कि उनके जो करीबी है वो होटल में फंस गया, फायरिंग में उनकी मौत हो गई। और जब वो जिस एक खुशनुमा माहौल में जब किसी के फंक्शन से, कोई शादी में गया हुआ था, ऐसे कई फंक्शंस में लोग ताज होटल्स में गए थे, ट्राइडेंट होटल में थे, और लेकिन वो जिंदा गए थे। और कई ऐसे लोग हैं जो जिंदा वापस नहीं आए, जो परिवार है आज भी दुख में है और हर चीज़ की तरफ से उनके पे गम का माहौल साफ तौर पे दिखाई देता है। और आज का दिन उनके लिए सबसे बड़ा गमगीन दिन होता है, क्योंकि 13 साल बीतने के बाद भी उन्हें एहसास ऐसा होता है कि ये जो आंकड़े हैं जो, तो क्योंकि बड़ा नुकसान उन लोगों ने उठाया है और बिल्कुल इन यादों को भूल पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के साथ साथ भी मुल्क के लिए भी ये बुरे दिन थे। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।